नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर अपन जो है इंग्लिश और गणित की जो है एक अपन ने सीरीज चला रखी है, जिसमें अपन थोड़े से जो है ट्रिक्स, थोड़े से जुगाड़ देख रहे हैं कि इनमें स्कोर अच्छा कैसे करें। और इसी के क्रम में मैं आज आपके लिए कलाम फाइनल टेस्ट 3 जो है उसके गणित के 15 क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आज का आपका 8, 10 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो ज्ञात कीजिए। कौन कौन से? 8, 10 और 12 से। ये वैसे क्या होता है कि एलसीएम निकालना होता है इसमें, और फिर आप जो है ऑप्शन में भाग दो एलसीएम का और उत्तर आ जाएगा। लेकिन ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इसमें क्या करो, 8, 10 और 12 से विभाज्य मतलब 10 से विभाज्य। 10 से विभाज्य इसका मतलब 10, 100 अगर ये ऐसी संख्या आ जाती है और उससे कोई संख्या विभाजित होती है, इसका मतलब लास्ट में वहां भी क्या होंगे? 0 होंगे। तो यहां पर 10 से विभाजित है, इसका मतलब इकाई का अंक 0 तो पक्का होगा। तो ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। इकाई का अंक सिर्फ इन दो में ही 10 है, तभी 10 का भाग जाएगा इनमें। ठीक है, इकाई का अंक 0 सिर्फ इन दो में, इसका मतलब भाग सिर्फ इन दो में जाएगा 10 का। अब ये कि 8 और 12 का भी भाग जाता है, तो इन दोनों में से 12 का भाग सिर्फ इसमें जाता है 80 बार। कितनी बार? 80 बार। 90 तो आता ही नहीं है 12 के पाड़े में, तो ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं फिर भाग देते तो बड़ा हो जाता है। इससे अच्छा जो है डायरेक्ट क्या किया अपन ने, 10 का भाग जाता है, इसका मतलब ऑप्शन में इकाई का अंक 0 होना चाहिए, और 0 इन दो में था। फिर 12 का भी भाग जाता है, और 12 का भाग सिर्फ ऑप्शन 2 में जा रहा है, 4 में नहीं जा रहा। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। देखो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें एक बार आप। इंग्लिश की भी अपनी क्लासेस चल रही है, मैथ की भी चल रही है, और इन दो की क्लासेस मैं इसलिए चला रहा हूं क्योंकि ये जो है स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। इंग्लिश बहुत जो है अच्छे तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, और अच्छे से बताऊंगा। अभी अपन कलाम वाले आज पूरे हो जाएंगे अपने, फिर मैं अलग से जो आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। जिक्के में इसलिए नहीं करवा रहा कि मैं मान लो आपको जिक्के के 100 क्वेश्चन करवा देता हूं, उन 100 में से कोई आए या नहीं आए कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि जिक्के तो बहुत बड़ा होता है। लेकिन मैथ में और इंग्लिश में अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन 15 भी करवा रहा हूं ना, तो वो कॉन्सेप्ट आपके 100% काम आएगा। मान लो ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया, ये क्वेश्चन ना हो चाहे, ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम आएगा, और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ये आया नहीं आया, कॉन्सेप्ट काम आएगा। लेकिन वहां पर जो है आपको जिक्के में तो कितने क्वेश्चन करवाऊं मैं, कोई मतलब नहीं हो। लास्ट के 15-20 दिन में आपको जिक्के की क्लासेस नहीं देखनी चाहिए, रिवाइज करो बस अपने आप से। क्लासेस में से कुछ आया नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 29 पर। 3 संख्याओं का औसत 40 है और उनमें से 2 संख्याओं का औसत 38 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? टोटल 3 संख्या है, तीनों का औसत 40 है, तो 3 को 40 से गुणा किया 120। 2 संख्याओं का औसत 38 है, तो 2 को 38 से गुणा किया, तो ये हो गया 76। अब घटा दो तो 24 है और 20 है 44, यानी 44 उत्तर आ जाएगा। तीसरी संख्या क्या है? 44 है। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हार्ड लग रहा है ये, बाकी हार्ड है नहीं। 5 रुपए में देखो क्या हो रहा है, 5 रुपए में 6 की दर से खरीदे गए आम यदि 6 रुपए में 5 की दर से बेची जाए तो लाभ या हानि बताओ। 5 रुपए में 6 आम खरीद रहा है और 6 रुपए में 5 बेच रहा है, तो लाभ और हानि बतानी है। सबसे पहले 5 रुपए में 6 आम खरीद रहा है, मतलब क्रय हो गया। ये क्या हो गया? क्रय, खरीद रहा है। फिर क्या कर रहा है, ये 6 रुपए में 5 आम बेच रहा है, मतलब विक्रय मूल्य हो गया, या बिक्री कर रहा है या विक्रय हो गया। समझ गए? 5 रुपए में 6 आम खरीद रहा है, तो 5 रुपए 6 आम। 6 रुपए में 5 आम, तो 6 रुपए में 5 आम बेच रहा है। इसमें क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई वाला सिस्टम होता है, लेकिन अपने को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये कंफ्यूज कर देगा आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई की लाभ होगा या हानि, उत्तर तो आ जाएगा इससे, लेकिन लाभ हानि में कंफ्यूज हो जाओगे। इससे अच्छा क्या करना है, इधर 6 आम है, इधर 5 आम है। मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो आप। अब क्या होगा, इन आमों को बराबर कैसे कर सकते हैं कि इसको 5 से गुणा करो, इसको 6 से करो, तो ये हो जाएंगे 30 आम, और ये भी हो जाएंगे 30 आम। दोनों 30-30 आम हो गए ना। वस्तुओं को बराबर कर लो हमेशा। क्या कर लो? सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि वस्तुओं को बराबर कर लो, और वस्तुओं को बराबर करने के लिए जो है अपन ने उल्टा, एक मिनट, वस्तुओं को बराबर करने के लिए अपन ने उल्टा गुणा कर दिया। क्यों? क्योंकि इसको 5 से कर दिया, इसको 6 से, तो दोनों 30-30 आम हो गए। तो ये भी 5 से गुणा होगा और ये भी 6 से। क्यों? क्योंकि 5 और 6 से इस साइड हुआ है, तो ये 25 रुपए हो जाएगा और ये हो जाएगा 36 रुपए। अब क्या सामने आ गया, देखो क्रय मूल्य कितना है? 25 रुपए। विक्रय मूल्य कितना है? 36 रुपए। मतलब 25 में खरीद के 36 में बेच रहे हैं, तो 11 रुपए का लाभ हो रहा है अपने को 25 रुपए पर। गुणा 100 कर दो, ये इससे कट जाएगा 4 बार, और 4 11 से गुणा हो गया 44%। और ये क्या है? लाभ। कारण है कि बेच ज्यादा में रहे, खरीद कम में रहे, तो 44% लाभ। ऑप्शन नंबर 1। अगर अच्छी लगा ये बात, समझ में आया, तो अभी का भी सब्सक्राइब बटन दबा दें आप। ठीक है,
मैथ जो इंग्लिश की क्लास है वो शाम को मिलेगी आपको फाइनल 3 की, और फिर मैं अपने हिसाब से जो है आपको मॉडल पेपर करवाऊंगा। फिर 21 साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 गुना हो जाएगा। मूलधन का 1/4 हो जाएगा साधारण ब्याज, 5 वर्ष में दर पूछी है। तो देखो साधारण ब्याज को पता ही आपको, मूलधन, अगर सूत्र किसी को याद नहीं है तो लिख देता हूं ताकि याद आ जाए, मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टा 100, और ये होता है साधारण ब्याज। क्या होता है? साधारण ब्याज। अब आपको क्या करना है, जब आपको ये देना है कि मूलधन का इतने गुना हो जाता है, तो हमेशा मूलधन को 1 मानो, समय 5 वर्ष दिया हुआ है ये रहा, दर अपने को ज्ञात करनी है, बट्टा में 100, और मूलधन का 1/4 गुना तो बराबर में 1/4 रख दो। ठीक है, जब भी ये आना है कि मूलधन का इतना गुना हो जाता है, तब मूलधन को 1 मान लो, डायरेक्ट जो है कितना गुना हो जाता है वो लिख दो। 5 से ये कट गया 20 बार, तो दर क्या हो गई आपकी 20, नीचे से ऊपर चला जाएगा, 20/4 हो जाएगा, और 5% दर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2। कुछ नहीं समझ में आए तो वापस पीछे जाइए, यूट्यूब है आपके पास, पीछे जा सकते हो और वापस देख सकते हो। तो उत्तर किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 32, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कोई राशि 5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 गुना हो जाती है, तो वही राशि 10 वर्ष में कितने गुना होगी? ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा बन रहा है क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज का, और चक्रवृद्धि ब्याज में अपन थोड़ा कंफ्यूज होते हैं और थोड़ा सा डर लगता है अपन को चक्रवृद्धि ब्याज का, लेकिन ऐसा नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज भी अपन अच्छे से करेंगे। यहां क्या हो रहा है, 5 वर्ष में 4 गुना हो रही है। कितनी गुना? 4 गुना। ठीक है, 10 वर्ष में कितना गुना होगी ये पूछा है। तो वर्ष कितना हो गया? 10, पहले 5 था, मतलब वर्ष में 2 गुना की वृद्धि हो रही है, मतलब 5 से 2 वर्ष हो गया। तो कितने वर्षों में कितनी वृद्धि हो रही है? 2 गुना। 5 वर्ष था, अब कितना हो गया? 10 वर्ष। और जितने गुना वृद्धि होती है वर्षों में, उतना जो है इसमें पावर लगा दो, तो 4 की पावर 2, 16 उत्तर आ जाएगा। उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मतलब 10 वर्ष में 16 गुना हो जाएगी। वापस समझो, 5 वर्ष में 4 गुना हो रही है। ठीक है, अब यहां पर अपने को क्या करना है कि 10 वर्ष का पूछा, तो 10 वर्ष 5 का कितना है? 2 गुना है। 2 गुना, इसका मतलब जो आपके 5 वर्ष में जितना था ना उसके ऊपर 2 पावर रख दो। 4 था तो 2, अगर यहां पर बोले कि 15 वर्ष में, देखो एक और बताता हूं कि 15 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 15 वर्ष 5 का कितना है? 3 गुना है, तो 4 की पावर 3 यानी कि 16 और 64 गुना हो जाएगा। ये धन क्या हो जाएगा? 15 वर्ष में 64 गुना हो जाएगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट से आप निकाल सकते हो। अब आपकी कि वर्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि करने पर वर्त के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या हो रही है? 50% की वृद्धि हो रही है। मान लो कि पहले त्रिज्या r से मानते तो अपन पहले त्रिज्या को r मान लेते हैं, और r में 50% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 150/100 हो रही है त्रिज्या। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 के पाड़े से 3 और 2, मतलब अब जो है आपकी 3/2 हो गई त्रिज्या। 150 का मतलब 50 की वृद्धि हो रही है, मतलब 100 से 150 हो रही है, और प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग दे दिया, मतलब त्रिज्या क्या हो गई? अब 3/2 r हो गई। अब बोला कि वर्त का जो क्षेत्रफल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r²। ये था पहले क्षेत्रफल। अब क्या प्रभाव पड़ा कि वो क्या हो गया आपका? 3/2 r² हो गया। क्या? 3/2 r² हो गई त्रिज्या। तो पाई तो पाई रहेगा, और r की जगह 3/2 r, और फिर इसका स्क्वायर होगा, और गुणा 100 कर दो। बस क्या कर दो? गुणा 100 कर दो। तो पाई से तो पाई कट गया, 3/2 r का स्क्वायर हो जाएगा 9/4 r², और नीचे r² है, और ये इससे कट जाएगा, गुणा 100 है, और 100 जो है 9, इसका मतलब क्या हो गया? 9/4 गुणा 100, और 9/4 ये 100 से ये जो है 4 से कटेगा 25 बार, और 25 9 से गुणा होते हैं 125, यानी कि 125% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। क्यों? त्रिज्या में वृद्धि है तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, और कितनी वृद्धि होगी? 125% की। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो ऐसे अपन याद कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1, क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी और 125% हो जाएगा क्षेत्रफल, ये ध्यान रखना है अपने को। फिर आपका ए और बी की आय का अनुपात 7 और 8 है। ए की आय 20% वृद्धि और बी की आय में 10% की कमी करने पर इनकी आय का अनुपात क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी है, इनकी आय का अनुपात 7:8 है। अब 20% की ए वाली में वृद्धि हो रही है और बी वाली में कमी हो रही है 10% की। तो देखो 7 और 8 का 20 और 10% निकालना थोड़ा हार्ड होगा, तो यहां पर एक 0 लगा दो बस। अनुपात तो चेंज होता नहीं है 0 लगाने से, तो 70 और 80 हो गया, 0 से 0 कट के वापस 7:8 हो जाएगा। ए में 20% की वृद्धि हो रही है, और 70 का 20% अगर आपको निकालना नहीं आए तो ऐसे निकल जाएगा, बट्टा 100, 2 0 से 2 0 कट के 14, तो 14 जोड़ के 84 हो गई। ए की आय कितनी हो गई? 84। क्यों? क्योंकि 20% की वृद्धि हो गई, और 20% की वृद्धि मतलब 14 की वृद्धि हो गई 70 पर।
बी की आय में 10% की कमी हो गई। बी की 80 थी, 10%, 80 का 8 होता है, तो 8 की कमी होते ही ये 72 हो गई। अब अनुपात देख लो, ये जो है आपका 42, 2 के पाड़े में ये 36, अब जो है ये किसमें 6 के पाड़े में आता है 7 बार और ये आता है 6 बार। तो अब नई आय का अनुपात 7:6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में नहीं आया, वापस यूट्यूब पर आप मैं बता चुका, रिवाइंड पीछे जाइए, वापस देखिए, एकदम इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35, पाई आरेख का दूसरा नाम, तो पाई आरेख को वर्ती आरेख कहते हैं, यही तो होता है पाई आरेख, ठीक है, ये होता है पाई आरेख। इसको क्या कहते हैं, वर्ती आरेख या वर्ती रेखा आरेख भी कहते हैं। अब देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये छोटा करना पड़ेगा पूरा क्वेश्चन दिखाने के लिए। निम्न पाई चार्ट पर 4 छात्रों द्वारा छात्र चुनाव में प्राप्त वैध मतों को प्रदर्शित किया गया है। मतलब 4 छात्रों ने छात्र जो चुनाव है, छात्र संघ के चुनाव, उनमें भाग लिया। यदि डाले गए कुल वैध मत यानी जो वैलिड वोट्स हैं वो 720 हैं, ठीक है। जीतने वाले ने अपने निकटतम प्रत्याशी को कितने मतों से हराया है, मतलब जो जीता है उसने अपने जो 2 नंबर वाला प्रत्याशी है उसको कितने वोट से हराया, ये पूछा है। तो देखो 720 टोटल है, और एक जो आपका वर्त होता है वो कितने डिग्री का, 360 डिग्री का कोण बनता है। इस पर कितने का, 360 डिग्री का कोण बनता है। अब ये आ रहा है कि छात्र जीता कौन, जो सबसे ज्यादा वोट लेगा, और यहां पर सबसे ज्यादा वोट किसने लिए, कलर चेंज करके लिखता हूं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। जीत रहा है ये वाला छात्र, क्यों, क्योंकि इसने 120 डिग्री वोट लिए हैं। और 2 नंबर पर कौन सा है, ये सेकंड नंबर पर। तो अब पूछा है कि ये जो है कितने वोटों से जीता है, ठीक है, मतलब जीतने वाले प्रत्याशी ने निकटतम प्रत्याशी से कितने वोट ज्यादा लिए हैं या कितने वोटों से हराया है, तो 20 डिग्री ज्यादा लिए हैं, ठीक है। और अपन को बोला गया है कि 720 पूरे वोट है, 720 वोट है, और पूरा कोण 360 डिग्री का है, मतलब पूरा का पूरा कोण जो है वर्त का चारों तरफ का वो 360 डिग्री है। और लेकिन अपने को तो बोला कि 720 वोट के बराबर होगा ये, और 1 डिग्री किसके बराबर होगा, 720 बटा 360, तो ये कट जाएगा 2 बार, तो 2 होगा इसका, क्या होगा 2, 1 डिग्री जो है 2 के बराबर होगा। अब बोला है कि जो है जीतने वाले प्रत्याशी ने निकटतम प्रत्याशी को कितने मतों से हराया है, तो 20 डिग्री मतों से हटाया है, तो 1 डिग्री जो है 2 के बराबर है, तो 20 डिग्री हो जाएंगे 40 के बराबर, ऑप्शन नंबर 1 उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया, 720 वोट है, लेकिन पूरा एंगल जो बनता है जो है वर्त का वो 360, तो 360 बराबर 720 हो जाएगा, तो 1 डिग्री बराबर 2 क्या जाएगा, और 120 डिग्री जीतने वाले को मिले हैं, 2 नंबर वाले को 100 डिग्री मिले हैं, मतलब 20 डिग्री से हराया है, तो 1 डिग्री 2 के बराबर है, तो 20 डिग्री 40 के बराबर है, मतलब 40 वोटों से हारा है। क्वेश्चन नंबर 37वां क्वेश्चन, 37वां क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 पुरुष 1/3 काम 8 दिन में पूरा कर लेते हैं, इस काम को 16 पुरुष कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 जो है पुरुष यानी मेल जो है 1/3 काम को 8 दिन में करते हैं, 1/3 मतलब जो है तीसरा भाग, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 24 दिन में। समझ गए ना, मतलब काम का 1/33% जो है, मतलब 1/3 मतलब 33.3 होता है। वैसे 1/3 मतलब काम का तीसरा हिस्सा 8 दिन में कर लेते हैं, तो पूरा काम 12 पुरुष कितने दिन में करेंगे, 24 दिन में। अब 16 पुरुष कितने दिन में करेंगे ये पूछना है, तो देखो 12 को गुणा करो 24 से और 16 का भाग दे दो। समझ गए, 12 पुरुष 1/3 काम 8 दिन में करते हैं, तो पूरा काम कितने में करेंगे, 24 दिन में, ठीक है। तो 12 पुरुष 24 दिन में करें, तो 12 को 24 से गुणा करो, और 16 का पूछा है तो 16 का भाग दे दो। ये आपका 8 के पाड़े में 2 बार, और ये 8 के पाड़े में 3 बार, और ये जो है 2 के पाड़े में 6 बार, और 6 3 से गुणा होते ही 18 दिन उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़कर एक पुल को 5 मिनट में पार कर लेता है, तो पुल की लंबाई याद करो। अब देखो यहां पर किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है और यहां मिनट में दिया हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, पुल की लंबाई जो होगी वो दूरी के बराबर होगी। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। देखो अच्छे से करवा दूंगा मैं, एकदम आराम से हो जाएगा। ये चाल है आपकी 15 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 5 मिनट, तो मिनट को घंटा में बदलने लगे 60 का क्या दे दो, भाग दे दो। क्या दे दो, 60 का भाग। समझ गए, क्योंकि अपने को घंटे में चाहिए टाइम, प्रति घंटा के हिसाब से चलता है, तो 5 जो चाल तो अपनी 15 ही रह गई, समय को क्या कर दिया जो है मिनट में 60 का भाग देते घंटा में आ जाएगा। अब 15 से ये 4 बार कट जाएगा, तो 5/4, और चाल किलोमीटर में तो 5/4 किलोमीटर जो है पुल की लंबाई है। अब ऑप्शन सारे मीटर में, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा कर दो, ठीक है। 1000 से गुणा करेंगे तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा, 4 का भाग लगते ही, ठीक है। और जब 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 125 और 0 का 0, यानी कि 1250 मीटर जो है पुल की लंबाई है, ऑप्शन नंबर 3।
समझ में आ गया? तो जरूर, वैसे जो है 18/5 वाला कॉन्सेप्ट भी लग जाता, लेकिन वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता। इससे अच्छा आप क्या करो, किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है तो मिनट को घंटा में चेंज कर सकते हैं, चाल को वैसा का वैसा रखा, समय को घंटा में यानी 5/60 कर दो, 5 मिनट का घंटा में बदल जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा किलोमीटर में, और किलोमीटर को आराम से आप 1000 से गुणा करके मीटर में चेंज कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पर एक जो है फॉर्मूला लगेगा वो आप याद रखना पड़ेगा आपको, कि एक छात्र अपने घर से विद्यालय तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और नियत समय से, ये संयम नहीं है समय है, समय से 30 मिनट विलय से पहुंचता है, मतलब 30 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु जो वो 6 की चाल से जाता है तो 5 मिनट विलंब से पहुंचता है, मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तब तो वो 30 मिनट लेट पहुंचता है, और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 5 मिनट जो है लेट पहुंचता है। तो घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? तो ये दूरी ना हमेशा कैसे निकलेगी मैं बता देता हूं आपको। स्पीड 1 जो है उसमें से स्पीड 2 निकालो, सॉरी स्पीड 1 को स्पीड 2 से गुणा करो, गलती, सॉरी, एक मिनट, स्पीड 1 गुणा स्पीड 2 और स्पीड 2 माइनस स्पीड 1, मतलब जो बड़ी स्पीड है उसमें से छोटी स्पीड घटा दो, और गुणा टाइम डिफरेंस यानी टाइम में अंतर कितना है। देखो मैं करवाऊंगा तो पता चल जाएगा। स्पीड 1 कितनी है? 5 की। स्पीड 2 कितनी है? 6 की। अब जो है स्पीड 2 में से स्पीड 1 घटा दो, गुणा टाइम का डिफरेंस, पहले वो 30 मिनट लेट पहुंचता था, 5 मिनट लेट पहुंचता है, मतलब 25 मिनट का टाइम डिफरेंस है। पहले 30 मिनट लेट था, 5 मिनट लेट है, मतलब 25 मिनट कम कर रहा हो, और ये आपका जो है मिनट में दिया हुआ है, और यहां पर जो है चाल घंटा में दी हुई है, तो 60 का वैसे ही भाग लग जाएगा, तो ये 5 गुणा 6 और यहां पर बच जाएगा 1, और ये 25/60, 6 से ये कट जाएगा 10 बार, ये इससे कट जाएगा 2 बार, तो 25/2 यानी कि 25 का आधा, उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 12.5 किलोमीटर। समझ गए? तो ये आपका एक फॉर्मूला होता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, स्पीड 1 गुणा स्पीड 2 बट्टा में बड़ी स्पीड में से छोटी स्पीड। टाइम डिफरेंस क्या होता है कि वो 5 मिनट जो है विलंब, पहले 30 मिनट लेट पहुंच रहा था, अब 5 मिनट लेट पहुंच रहा है, मतलब 25 मिनट का टाइम डिफरेंस आ रहा है, तो 25 और मिनट में इसलिए घंटा में चेंज करने के लिए 60 का भाग दे दिया। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 40, यदि किसी संपदा में, एक मिनट, यदि किसी संपदा के 4/5 भाग का मूल्य 16,800 रुपए है, तो संपदा के 3/7 का क्या होगा? एकदम इजी क्वेश्चन है। 4/5 जो भाग है उसका मूल्य है 16,800, ठीक है, तो 3/7 का पूछा है, तो इसको क्या करेंगे 16,800, और ये उस साइड जाके 5/4 गुणा में हो जाएगा, फिर 3/7 का पूछा है तो 3/7 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो वापस में और ट्रिक से अगर शॉर्ट टाइप से देखें तो जितना भी भाग का मूल्य दिया हुआ है उसका उल्टा करके गुणा कर दो, क्योंकि 4/5 भाग बराबर जो है 1680 के, तो ये इस साइड जाके उल्टा हो जाएगा, गुणा भाग में भाग गुणा में, तो 16,800 जो है 5/4 से गुणा, और 3/7 का मूल्य पूछा तो 3/7 से वापस गुणा कर दो। 4 के पाड़े से ये 2 और 1 2100 बार, नहीं सॉरी 2 और 2200 बार, 4 के पाड़े से 4 और 2 4200 बार। अब 42 इसके पाड़े से 600 बार, 600 5 से गुणा होगा और फिर 3 से गुणा होगा, तो 6 को 5 से किया 300, और 3000 को 3 से किया तो 9000, उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो पहले वाले का जितने का मूल्य दिया है उसको उससे उल्टा करके गुणा कर दो, कारण कि 4/5 बराबर 16,000 है, और ये बराबर के उस साइड जाते 5/4 हो जाएगा, और 3/7 का पूछा तो 3/7 से गुणा कर दो। ये क्वेश्चन आपका डिलीट होगा, कारण कि इसका उत्तर 24,000 कुछ आएगा, ठीक है, 24,000 के आसपास आएगा, तो वैसे गलत है। वैसे मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूं इस क्वेश्चन की, ये डिलीट होगा ऑप्शन के हिसाब से। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि ए बी सी और प्रत्येक जो है 20,000 की पूंजी लगाकर एक व्यवसाय आरंभ कर रहे हैं। 5 महीने बाद ए 5,000 रुपए और मिलाता है और बी क्या 6,000 रुपए और मिलाता है। तो सबसे ज्यादा किसने मिलाए? बी ने, ठीक है, और पहले तीनों ने 20,000 मिलाए, 5 महीने बाद 5,000 रुपए ए और मिला देता है और बी 6,000 और मिला देता है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे होता है, यदि वर्ष के अंत में 69,900 जो है लाभ है, तो बी का लाभ क्या होगा? तो बी तो सबसे ज्यादा पैसे लगा रहा है, तो इसको 3 से भाग दो, 3 से भाग देंगे तो 2 3 3 0 यानी 23,300 एवरेज आ जाएगा। अगर तीनों को बराबर भी बांटे ना तो 23,300 आ जाएगा, लेकिन बी तो सबसे ज्यादा रुपए लगा रहा है। इसका मतलब जो है ऑप्शन में जो भी ऑप्शन 23,300 से ऊपर होगा ना वो इसका सही उत्तर माना जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन से ऑप्शन नंबर 3 हो रहा है, क्योंकि बाकी सब जो है 23,300 से नीचे है, लेकिन
ये गलत है, 24,600 कुछ उत्तर आएगा इसका, तो इसको आप भूल जाएं। क्वेश्चन वैसे करेंगे तो बहुत हार्ड हो जाएगा। इसकी ट्रिक यही है कि जितना लाभ दिया हुआ है उसको जो है बराबर बांटो। बराबर बांटने के बाद देखो पैसे किसने ज्यादा लगाए। मान लो पैसे सबसे ज्यादा बी ने लगाए तो बी का हमेशा एवरेज से ज्यादा ही आएगा, और 23,300 से ज्यादा ऑप्शन 3 होता है इसका उत्तर, लेकिन ये गलत छपा हुआ है। फिर आज का जो है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42वां। एक्स और वाई एक व्यापार में साझेदार है। एक्स की पूंजी का 1/3 सॉरी एक्स जो है वो पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाता है, और वाई जो है वो लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है। तो वाई का धन व्यापार में कितने महीने लगा। हालांकि ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भर्ती है उसको लेकर ये क्वेश्चन हार्ड है। ऊपर वाले सारे उसके लेवल के थे, 1-2 को छोड़कर, लेकिन ये हार्ड क्वेश्चन है। लेकिन इसको करना कैसे, देखो 1/3 आ गया ना, इसका मतलब 3 से विभाजित किसी संख्या को धन मानो। माना पूंजी जो है ना वो 9 थी। पूंजी कितनी थी, 9। पूंजी को 9 मानो। एक्स ने जो है 1/3 भाग पूंजी का, यानी कि 9 का 1/3 हो गया, 3 भाग लगाया। कितने महीनों के लिए, 9 महीनों के लिए। तो 9 से गुणा करते ही 27 भाग आ गया। अब वाई जो है, वाई ने जो है बचा हुआ यानी कि 6 रुपए बच गए, वो लगाया, क्योंकि 1/3 तो एक्स ने लगा दिया, और ये भाग मान लो उसने ए महीनों के लिए लगाया। तो टोटल क्या हो गया इसका, ए महीनों के लिए 6A। अब अनुपात काटे तो ये 3 के पाटे से 9 बार, और ये 2A। अनुपात आ गया 9:2A। वैसे आपका चतुर्थ श्रेणी के लेवल का ये क्वेश्चन नहीं है, फिर भी देख लें आप। 9A, 9:2A, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि y का लाभ कितना है, 2/5, मतलब कुल 5 लाभ हुआ, तो 2 लाभ तो y को मिला और x को मिल गया 3 लाभ। मतलब जो भी लाभ हुआ ना उसका 3 भाग तो मिला x को और 2 y को। क्यों, क्योंकि y का भाग 2/5 है, मतलब 5 में से 2 किसको मिला, y को, और 3 x को। अब यहां पर क्या बोल रहे हैं अपन कि x को 3 लाभ मिले, लेकिन यहां पर बोल रहे हैं कि 9 अनुपात हो गया, मतलब 3 गुना अनुपात हो रहा है। तो यहां पर y को 2 लाभ मिले तो y का अनुपात भी 3 गुना होगा, तो y का अनुपात होगा 6। लेकिन यहां पर तो अपन 2A बता रहे हैं, तो a की वैल्यू 3 होगी, तब जो है 2A 6 के बराबर होगा। उत्तर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। लेकिन ये आपके लेवल, मतलब जो चतुर्थ श्रेणी का लेवल है उससे ऊपर का क्वेश्चन है, फिर भी मैंने करवा दिया। बाकी ये क्वेश्चन डिलीट था। ऊपर वाले क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको मेरी तरफ से कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, अलग से क्लासेस जो चतुर्थ श्रेणी लेवल की होगी। इंग्लिश की क्लास शाम तक मिल जाएगी। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मेरे जीवा स्टडी के साथ।